हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है शब्द विचार। शब्द विचार पहले भी आपने पढ़ा है, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण विच्छेद भी पढ़ लिया आपने। वर्ण विच्छेद में भी वर्णों को पहले रखा जाता है, व्याकरण उसमें भी शुरुआत वर्ण से की जाती है। और शब्द विचार इसमें भी पहले वर्ण स्टार्ट होते हैं, फिर शब्द स्टार्ट होते हैं, फिर वाक्य स्टार्ट होते हैं। डेफिनेशन ये है कि वर्णों का एक ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। यानी कि वर्णों का एक ऐसा मेल, वर्णों का यानी कि अक्षरों का एक ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो, जिसका एक प्रॉपर अर्थ निकल रहा हो, वो शब्द कहलाता है। जिसका कोई प्रॉपर अर्थ निकल रहा हो वो शब्द कहलाता है। मैंने भी आपको यही समझाया था कि सबसे पहले वर्ण, जब वर्णों को हम जोड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल का जब हम जो वर्णों को जब जोड़ते हैं तो बनता है शब्द। का प्लस मा प्लस ला, फिर बनता है वाक्य। मैं कलम से लिखता हूँ, मैंने कमल का फूल देखा, इस तरीके के वाक्य बनते हैं। तो सबसे पहले जो शुरुआत है वर्ण, तो डेफिनेशन भी यही है, वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ ना हो शब्द कहलाता है। नेक्स्ट है आपका शब्द के कितने भेद होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं। तो शब्द के 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है प्रयोग के आधार पर, तीसरा है रचना के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर। इसमें पहला है आपका, देख लीजिए, पहला है आपका उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी आपके 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रयोग के आधार पर आपके 2 भेद होते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका विकारी और सेकेंड है आपका अविकारी। नेक्स्ट है आपका रचना के आधार पर आपके 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला है आपका रूढ़ शब्द, दूसरा है आपका यौगिक और तीसरा है आपका योग ऋण। नेक्स्ट है आपका अर्थ के आधार पर इसके 5 भेद होते हैं, जिसमें फर्स्ट है एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द और लास्ट आपका श्रुति सम भिन्न अर्थक शब्द। तो ये थे आपके 4 भेद, जिसके अलग अलग भेद हैं। इसमें आप फर्स्ट देख लीजिए, फर्स्ट है हमारा उत्पत्ति के आधार पर हमारे 4 भेद हैं, जिसमें पहला है तत्सम, फिर तद्भव, फिर देशज और फिर विदेशज। तो पहला है हमारा तत्सम वो शब्द होते हैं जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं, जो शब्द संस्कृत के होते हैं और संस्कृत के जैसे होते हैं, उनको वैसे ही प्रयोग में लाया जाता है, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द में आप किसी भी शब्द को बदलते नहीं हैं, जैसे संस्कृत के शब्द होते हैं हम उनको वैसे ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अग्नि। नेक्स्ट है मयूर। ये थे आपके अग्नि और मयूर। इन दोनों का तद्भव मीनिंग अलग होता है, लेकिन क्योंकि ये संस्कृत के शब्द हैं तो जैसे के तैसे यूज़ किए जाते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं होते। फिर नेक्स्ट है आपका तद्भव वो शब्द होते हैं, वो हिंदी भाषा के ही शब्द हैं, लेकिन पहले वो संस्कृत से हिंदी में आए। पहले वो संस्कृत के थे और संस्कृत से उनका यूज़ हिंदी में किया जा रहा है, इसलिए वो तद्भव कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आग और मोर। अग्नि और मयूर ये तत्सम में यूज़ किए गए, और आग और मोर ये आपके तद्भव में यूज़ किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तद्भव में संस्कृत से हिंदी में यूज़ किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका देशज भाषा। देशज भाषा ये वो शब्द है जो ये हिंदी भाषा के अपने शब्द हैं, जो ना तो विदेशों से लिए गए हैं, ना ही संस्कृत से लिए गए हैं। ये हिंदी भाषा के अपने शब्द हैं जो देशज शब्द कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोटी, कपड़ा। फिर है आपका, ये थे आपके देशज शब्द। फर्स्ट है आपका रोटी, तो नेक्स्ट है आपका कपड़ा। फिर नेक्स्ट है आपका विदेशी।
विदेशी शब्द कौन से हैं? जब विदेशी भाषा का यूज़ इसलिए किया जाता है, विदेशी भाषा में कौन से शब्द यूज़ किए जाते हैं? जब विदेशी हमारे देश में आए तो वो अपने साथ अपने नए नए शब्द लेके आए। उन्होंने अपने अपने नए नए शब्दों को बोलना शुरू किया। अलग 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 विदेशी भाषाओं से लिया गया। अलग अलग हिंदी भाषा में विदेशी आक्रमणकारी आए, उनकी भाषा के शब्दों को हमने अपना लिया। इस प्रकार हिंदी में अनेक प्रकार के विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी भाषा के नहीं थे। जो विदेशी हमारे देश में आए उनसे ये शब्द भी आए और उससे वो ये प्रयोग किए जाने लगे। जिसमें फर्स्ट है आपका क्लास, आतिशबाजी। फर्स्ट है आपका क्लास, देन नेक्स्ट है आपका आतिशबाजी। ये था आपका उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशी। ये थे आपके 4 भेद जो आपके उत्पत्ति के आधार से लिए गए थे। फिर है नेक्स्ट आपका प्रयोग के आधार पर, जिसमें पहला है आपका विकारी और दूसरा है आपका अविकारी। वो शब्द या वो वाक्य जो लिंग, वचन, कर्म के कारक के अनुसार चेंज, तो जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन आता है वो कहलाते हैं आपके विकारी शब्द। फॉर एग्जाम्पल संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया आदि विकारी शब्द हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका अविकारी। जैसे कि मैंने भी बताया कि विकारी में परिवर्तन आता है और अविकारी में नहीं आता। तो क्योंकि विकारी में आपने डेफिनेशन पढ़ी, उसमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार शब्दों में परिवर्तन आता है। अब डेफिनेशन है अविकारी की। तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता वह शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिया विशेषण, फॉर एग्जाम्पल क्रिया विशेषण और समुच्चयबोधक। क्यों? क्योंकि ये समुच्चयबोधक पे सिर्फ एक कनेक्टर की तरह एक वर्ड यूज़ किया जाता है, एक शब्द यूज़ किया जाता है जिसमें कोई खास परिवर्तन नहीं किया जाता। वो सिर्फ 2 शब्दों को, 2 सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका रूढ़ शब्द, नेक्स्ट है आपका यौगिक शब्द और थर्ड है आपका योग रूढ़। फर्स्ट है आपका रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो शब्द हैं जिनके जो सबसे छोटी इकाई कहलाती है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो शब्द या वो वर्ड रूढ़ शब्द के अंदर आते हैं। फिर यौगिक का काम होता है जोड़ना, तो जो शब्दों को जोड़ने का काम करता है वो यौगिक कहलाता है। फिर है आपका योग रूढ़। ऐसे शब्द जो यौगिक हैं परंतु उनका विशेष अर्थ होता है वो योग रूढ़ कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो यौगिक हैं परंतु उनका विशेष अर्थ निकलता है वो शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं। अब डेफिनेशन देख लीजिए, जिसमें पहला है वे ऐसे शब्द जो स्थान, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने वाले चले आ रहे हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। वे शब्द अपने आप में पूर्ण होते हैं, उनको छोटा करने की या उनको तोड़ने की, उनका विच्छेद करने की ज़रूरत नहीं होती। इन वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में ही छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि इन वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्यों? क्योंकि उनका तोड़ने के बाद, उनको विच्छेद करने के बाद उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। फॉर एग्जाम्पल
दीवार, तो दी प्लस वा प्लस रा। अगर हम दी प्लस वा प्लस रा, अगर दीवार शब्द को अलग अलग वर्ड को, दीवार शब्द इस वर्ड के, इस शब्द के तीनों वर्डों को, तीनों अक्षरों को हम अलग अलग कर देते हैं, उसके बाद इसका कोई भी अर्थ नहीं रह जाता है। इसीलिए ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाते, ये जैसे है वैसे ही यूज़ किए जाते हैं, ये कहलाते हैं रूढ़ शब्द। फिर नेक्स्ट है आपका यौगिक। यौगिक जैसे कि मैंने आपको बताया, दो या दो से अधिक शब्दों को या शब्दांशों को के मेल से जो शब्द बनता है, जो शब्द बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेना प्लस पति। अब क्योंकि सेना प्लस पति, सेना एक अलग शब्द है और पति एक अलग शब्द है, दोनों का अलग अलग मीनिंग है, लेकिन जब हम इसको जोड़कर हम इसमें यौगिक यूज़ करते हैं, यौगिक शब्द जोड़ते हैं, तो ये कोई तीसरा वर्ड बताते हैं, तीसरा वर्ड बनाते हैं, जो कहलाता है सेनापति, जो क्या कहलाता है? सेनापति। तो यौगिक वो शब्द होते हैं जो एक दूसरे को दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों को जोड़ने के काम आता है, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेना प्लस पति, सेनापति। ये थे आपका यौगिक शब्द। अब नेक्स्ट है आपका योग रूढ़। ऐसे शब्द जो यौगिक हैं परंतु उनका विशेष अर्थ होता है, ऐसे शब्द जो यौगिक हैं परंतु उनका विशेष अर्थ होता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या था? यौगिक, पहला जो यौगिक है उस पर क्या था कि दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों को जोड़ने का काम यौगिक करता है। नीचे योग रूढ़ में क्या है? योग रूढ़ ये है कि वो शब्द जो यौगिक तो हैं परंतु उनका अर्थ विशेष है। ऐसे शब्द जो यौगिक हैं परंतु उनका अर्थ विशेष है, वो योग रूढ़ कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हिम प्लस आलय। हिम प्लस आलय। आलय क्या है? एक घर है। हिम क्या है? एक बर्फ है। अब बर्फ का घर, ठीक है, तो बर्फ का घर यानी कि पर्वत। हिम प्लस आलय क्या बनेगा? हिमालय। लेकिन उसका मीनिंग क्या है? वो किसके बारे में बात कर रहा है? वो एक ऐसे घर के बारे में बात कर रहा है जो बर्फ का है, जो बर्फ की जगह पे बना है, यानी कि पर्वत। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका लंबा उदर, यानी कि लंबोदर। लंबा और उदर, लंबा है जिसका उदर, उसे कहते हैं लंबोदर। और ये किसके बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है गणेश भगवान के बारे में, कि वो उनका उदर लंबा है इसीलिए उन्हें लंबोदर कहा जाता है। ये है आपका रूढ़ और योग रूढ़ शब्द, ये थे आपके योग रूढ़। अब नेक्स्ट है आपका अर्थ के आधार पर भी आपके 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला है आपका एकार्थी शब्द, दूसरा है आपका अनेकार्थी शब्द, तीसरा है पर्यायवाची, चौथा है विलोम शब्द और लास्ट है आपका श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। देख लीजिए, फर्स्ट है आपका एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द जिनका मुख्य रूप से एक ही अर्थ होता है, ऐसे शब्द जिनका मुख्य रूप से एक ही अर्थ होता है, वो एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अपराध,
नमस्कार, इनका कोई दो मीनिंग नहीं होते हैं, एक ही नमस्कार। नमस्कार मतलब नमस्ते करना या नमस्कार करना। तो ऐसे शब्द जिनका सिर्फ एक मीनिंग होता है वो एक अर्थी शब्द कहलाते हैं।